In continuation to what we have learned in the previous class, what is capital gain, what are long-term capital gains, what are short-term capital gains, different norms applicable on them, and we have studied about the exemption of section 54 in that. Now, moving ahead, I will be discussing about section 54 EC. Section 54 EC, इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। ध्यान दें, मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि अगर हम अपनी कोई भी हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है और जनरेट होने के बाद उससे जनरेटेड जितना भी फंड है, maximum of 50 lakh we are investing in some specific bond, specified bonds, तो उसको हम कहते हैं, तब हमें एग्जाम्पशन मिलती है सेक्शन 54 EC के अंदर। सेक्शन 54 EC of the Income Tax Act 1961 provides an exemption from capital gain tax on the sale of any long-term capital asset if the capital gains are invested in specified bonds. ठीक है, this section is particularly beneficial for taxpayers looking to defer their tax liability by investing in these bonds. ये ओवरव्यू है अब इसके की पॉइंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 54 EC के अंदर। सबसे पहले एलिजिबल कैपिटल गेन्स, द एग्जेम्पशन अप्लाइज टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एग्जेम्पशन केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए है, अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग और फाइनेंशियल एसेट। कोई भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल आउट किया है और उससे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, तो आप एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 54 EC के। एलिजिबल एसएससी है कौन? द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू ऑल टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUFs, कंपनीज और अदर एंटिटीज। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है, HUF ले सकता है, कंपनी भी ले सकती है और अदर एंटिटीज भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, द कैपिटल गेन्स मस्ट बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स issued by National Highway Authority of India NHAI और the Rural Electrification Corporation REC। हम कहते हैं ना, रेक बॉन्ड खरीद लो या NHAI के बॉन्ड खरीद लो तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी किसकी? सेक्शन 54 EC की। एनी अदर बॉन्ड्स एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, या किसी और बॉन्ड को जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया हो, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 54 EC। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना कैसे है? द इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स मस्ट बी मेड विद इन 6 months। आपने सेल आउट किया और उसके 6 months के अंदर अंदर ही आपने इन बॉन्ड्स को परचेज कर लिया फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन दीज बॉन्ड्स टू क्लेम द एग्जेम्पशन इज ₹50 lakh इन अ फाइनेंशियल ईयर। लॉक इन पीरियड कितना है? द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। द बॉन्ड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, कन्वर्टेड भी नहीं कर सकते और आप इसे प्लेज भी नहीं कर सकते, मतलब इसके अगेंस्ट में आप कोई लोन्स भी नहीं ले सकते हैं। अब एग्जेम्पशन आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC इज लोअर ऑफ, कैसे निकलेगी अब ये? द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट, जो आपको कैपिटल गेन आपने ट्रांसफर करने से जनरेट किया है, और द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 lakh इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों में से जो कब हो। अब अगर आप अर्ली रिजम्पशन कर रहे हो तो क्या होगा? इफ द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स आर रिडीम्ड और ट्रांसफर्ड विद इन द लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years, द एग्जेम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 EC विल बी विथड्रॉन। अगर आपने बॉन्ड्स 5 साल के अंदर अंदर, दैट इज लॉक इन पीरियड के अंदर अंदर 5 साल के अंदर अंदर क्या कर दिए? रिडीम कर दिए,
तो आपको जो एग्जाम्शन मिली है वो रिवर्स हो जाएगी, वो विड्रॉ कर ली जाएगी। द कैपिटल गेन एग्जाम्प्टेड अर्लियर विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको आप LTCG मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। सपोज यू सेल अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड अर्न अ कैपिटल गेन ऑफ ₹70 लाख। 70 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन हुआ है और उसमें से 50 लाख आपने NHAI में इन्वेस्ट कर दिए, 6 मंथ्स के अंडर कर दिए। यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC अप टू द अमाउंट 50 लाख। The lower of the capital gain and the investment in the specified bonds, आपको जो कैपिटल गेन हुआ था वो 70 हुआ था और जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 50, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 50 ही थी और आप इतना ही कर सकते हैं, तो 50 की आपको एग्जाम्पशन मिल गई। अब बाकी बचे कितने? 20 लाख। 70 माइनस 50, 20 लाख आपके रिमेनिंग है। 20 लाख के ऊपर आपको LTCG पे करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट मैंने पहले समझाया था उस रेट से। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो इसमें कंसिडर करे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। द स्पेसिफाइड बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट, जो बॉन्ड आपने खरीदे जाहिर सी बात है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है अंडर द टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम CGS। अब ये क्या था कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करी है और उससे आप कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो आप उसको प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आप CGS में फंड्स रख सकते थे। इफ द कैपिटल गेन्स आर नॉट यूटिलाइज फॉर द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है। अब इस केस में क्या है, क्योंकि ये सेक्शन 54 EC चल रहा है और 54 EC डील करता है किससे रिलेटेड है, ये बॉन्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ अब हम स्पेसिफाइड बॉन्ड्स को अगर हम उस समय पे नहीं परचेज कर पाए, अवेलेबिलिटी नहीं थी या जो भी हमारे रीजंस रहे होंगे उसके, तो हम उस फंड को हमने कहाँ डाल दिया, CGS में डाल दिया। किस इंटेंशन से डाला है कि हम वो बॉन्ड्स को परचेज करेंगे before during filing of the income tax return. The amount can be deposited in a capital gain account scheme CGS. The deposited amount must be used within the specified time frames mentioned above. अब वो इस specified time frame में आपको use कर लेना चाहिए। No double exemption. If a taxpayer has claimed an exemption under section 54 EC, they cannot claim any other exemption for the same gains under any section like 54, 54F, etc. LTCG आपका एक है, तो अगर आपने इसके ऊपर 54 EC को क्लेम किया है तो आप सेक्शन 54 के अंडर की एग्जाम्पशन नहीं अवेल कर सकते, ना ही सेक्शन 54F के अंडर की एग्जाम्पशन को आप अवेल कर सकते हैं। Conclusion देते हैं इसे। Section 54 EC provides a valuable tax saving opportunity for taxpayers within long-term capital gains who are willing to invest in specified bonds and comply with the lock-in period. By doing so, they can defer their tax liability and potentially benefit from the interest earned on these bonds. Consulting with a tax professional can ensure compliance with all the conditions and optimize the tax benefits available under this सेक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट्स की। मैंने कई जगह आपको स्टार्टिंग में बताया कि विद इंडेक्सेशन बेनिफिट और विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। हालांकि मैंने आप लोगों को एक हिंट भी दी थी कि इंडेक्सेशन क्या है, कि हम अपने परचेज प्राइस को एडजस्ट कर रहे हैं एज पर द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अब हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन इज अ मेथड यूज्ड टू एडजस्ट द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट फॉर इन्फ्लेशन। आप किसी भी एसेट की परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सेशन। thereby reducing the capital gains, उससे हम अपने कैपिटल गेन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं एंड कंसिक्वेंटली द टैक्स लाइबिलिटी ऑन दोज गेन्स। जब हमारा कैपिटल गेन रिड्यूस हो जाएगा तो अपने आप ही टैक्स लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी। इट इज प्राइमली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, bonds and other non-equity investment.
जनरली इनके लिए ही यूज होता है। द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सेशन इज टू अकाउंट फॉर द इरोजन ऑफ वैल्यू ड्यू टू द इन्फ्लेशन ओवर द होल्डिंग पीरियड ऑफ द एसेट। ये जो इरोजन हो गया वैल्यू का, जो मनी की वैल्यू ही नहीं रही है, उसको लूज करके जो हम पे एक एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज की जा रही है, उसको ध्यान में रखने के लिए हमने ये इंडेक्सेशन बेनिफिट को यूज़ हम करते हैं। अब इसको वर्क कैसे करता है ये, हाउ इंडेक्सेशन वर्क्स। देखो, हमारी एक है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिशेस द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII एवरी फाइनेंशियल ईयर। दिस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लेशन रेट एंड इज यूज्ड टू एडजस्ट द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट। ये इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेज़र करके उसे रिफ्लेक्ट करता है और ये परचेज प्राइस को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन निकालते हैं हम। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन निकल रहा है, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारा। क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका परचेज प्राइस है, मल्टीप्लाई CII ऑफ दी सेल ईयर, जिस साल आप उस को बेच रहे हैं, डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल आप बेच रहे हैं उससे तो मल्टीप्लाई किया CII से, और जिस साल हमने परचेज किया था उससे डिवाइड कर दिया। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इफ एनी इम्प्रूवमेंट वॉज मेड टू द एसेट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड सिमिलरली। तो आपका अगर कुछ ऐसा ही क्या किया हो, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करी हो, तो उसका भी आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसी मेथड पे निकाल लेंगे। उसमें आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर, जिस साल आपने इम्प्रूवमेंट करवाया है, रेनोवेशन करवाया है, डिवाइड बाय CII ऑफ परचेज ईयर। इसी वे में उसका भी कैलकुलेट हो जाएगा। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड द कैलकुलेटेड and then calculated by subtracting the index cost of acquisition and the index cost of improvement from the sale price of the asset। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, LTCG आपका निकलेगा कैसे, जब आप क्या करोगे, सेल प्राइस ऑफ द एसेट में से हम माइनस करेंगे किसको, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, और अगर इम्प्रूवमेंट है तो उसे भी माइनस कर देंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज यू परचेज अ प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर 2010 and 11 for the 20 lakh rupees and sold it in financial year 21-22 for rupees 60 lakh. The CII for the financial year 2010 और 11 is 167 और 21-22 का जो CII था वो था 317। तो एक तो वे है कि आप LTCG निकालिए 60 माइनस 20 लाख पर। वो ये कह रहे हैं कि जब क्योंकि हमने जो होल्डिंग है हमारी वो 10 से 11 साल की है और इतने टाइम में मनी की वैल्यू में चेंज आया है, रुपये की कॉस्टिंग में चेंज आया है, तो उसके लिए हम उसे इंडेक्स करना चाह रहे हैं। तो अब हमको निकालनी पड़ेगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने आपको बताया था हमारा फॉर्मूला है कि आप क्या लेते हैं, परचेज प्राइस लेते हैं। तो परचेज प्राइस आपका 20 लाख पे मल्टीप्लाई करते हैं CII ऑफ द सेलिंग ईयर से, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दी 317 से, और डिवाइड करते हैं CII ऑफ द परचेज ईयर। परचेज ईयर था हमारा 10-11 और 10-11 की CII है 167, निकाल दिया, माइनस करके आपकी वैल्यू आई ये। आपने क्या किया, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आप 60 लाख में से ये वैल्यू को माइनस करेंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आता है 2197605। So the long term capital gain after indexation would be 2197605 instead of rupees 40 lakh if indexation was not applied.
सो आपने देखे बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन क्या है। सबसे पहली बात आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। बाय एडजस्टिंग द परचेज प्राइस फॉर इन्फ्लेशन, इंडेक्सेशन रिड्यूसेस द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, देयरबाय लोअरिंग द टैक्स लाइबिलिटी। फेयर वैल्यूएशन में ये हमारे काम आ रहा है। इंडेक्सेशन प्रोवाइड्स अ फेयर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट बाय कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन रेट विच इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। तो आप इन्फ्लेशन रेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी वैल्यू का, प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यूएशन कर पा रहे हैं। एनकरेजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो इतना बड़ा गैप, आपको एकदम से 40 लाख पे टैक्स पे करना पड़ता, कहाँ आपको टैक्स पे करना पड़ा इतने 21 लाख पे केवल, लगभग हाफ का डिफरेंस हो गया। सो अगर ये चीज़ है इंडेक्सेशन की वजह से, इट एनकरेजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज अवेलेबल ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, एनकरेजिंग इन्वेस्टर्स टू होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स। एप्लीकेबिलिटी किसके है, इंडेक्सेशन आप किस किस चीज पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो एलिजिबल एसेट्स हैं इसमें, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आर प्राइमरली अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स सच एज रियल एस्टेट, बॉन्ड्स एंड डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द इंडेक्सेशन। इक्विटी पे इसका बेनिफिट नहीं मिलता, इसका बेनिफिट रियल एस्टेट, बॉन्ड मतलब जो सेकंड कैटेगरी थी उसी पे मिलता है। अब एनआरआईज के केस में क्या है, एनआरआईज आर ऑल्सो अवेलेबल टू अवेल इंडेक्सेशन बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सर्टेन एसेट्स। एनआरआईज को भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। So overall, indexation is a valuable tool for the taxpayer to mitigate the impact of inflation on their investments and reduce their tax liability on long-term capital gains by adjusting the purchase price of the asset of inflation. Indexation ensures a more accurate calculation of gains and promotes long-term investment. टाइमिंग और गेन ऑफ रियलाइजेशन को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपका स्ट्रेटेजिक टाइमिंग होना चाहिए। बाय होल्डिंग एन एसेट लॉन्ग एनफ टू क्वालिफाई फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट, इन्वेस्टर्स कैन सिग्निफिकेंटली लोअर देयर टैक्स लायबिलिटी। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर हाई इनकम इंडिविजुअल्स हु मे सब्जेक्ट टू अ हायर मार्जिनल टैक्स रेट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा तो उनका डेफिनेटली दे विल फॉल इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स। टैक्स का प्रेफर्ड ग्रोथ है इसमें, कंपाउंडिंग है, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स अलाउज फॉर टैक्स प्रेफर्ड ग्रोथ। The gains on in reinvested dividends or interest can compound over time, leading to larger accumulated wealth without being eroded by annual taxation. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आपको देने पड़ जाएंगे। टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट में हेल्प करते हैं इससे हम। फॉर इंडिविजुअल्स प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड्स कैन हेल्प इन अलाइनिंग विड्रॉल्स with periods of lower income, thereby benefiting from lower tax brackets. फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से बच जाते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए करते हैं काम। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैन इनकर हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारा ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगता है एंड टैक्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस ओवरऑल रिटर्न हो जाते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स, देयरबाय सेविंग ऑन कॉस्ट एंड टैक्सेस। एस्टिमेटेड एस्टेट प्लानिंग एंड इनहेरिटेंस में स्टेप अप इन बेसिस है। In some jurisdiction, the cost basis of inherited assets is stepped up to their market value at the time of original owner's death. This can eliminate the capital gain tax and appreciation that occurred during the original owner's lifetime if the assets are held long term. अब इनहेरिट एस्टेट प्लानिंग के केस में क्या है कि भैया किसी ने खरीदी थी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो जो हेयर्स है लीगल सक्सेसर्स से उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। So in conclusion, I could say understanding the tax implication of holding periods is essential for maximizing investment returns and achieving tax एफिशिएंसी कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप एसेट को होल्ड कर रहे हैं और उसकी क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगी। डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल बाय स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग द ड्यूरेशन फॉर विच इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड। इन्वेस्टर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ लोअर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस
tax rates, indexation benefits, tax deferred growth. Consulting with a tax professional or financial advisor can provide personalized guidance to optimize holding period and enhance overall tax efficiency. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कुड ऑफसेट गेन्स विद लॉसेस. ऑफसेटिंग गेन्स विद लॉसेस ऑल्सो नोन एज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग. Tax loss harvesting is a strategic way to minimize tax liability on capital gains. This involves using capital losses to offset capital gains. Capital gain जैसा हमें ज़्यादा हो रहा है उसमें से हम पिछली बार वाले losses को जिनको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको सेट ऑफ करते हैं. तो इसको हम कहते हैं offsetting gains with losses, thereby reducing the overall taxation amount. ये कैसे डिटेल में वर्क करता है देखिए. टाइप ऑफ कैपिटल गेन एंड लॉसेस है हमारे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, typically less than 36 months for most assets but 12 months for listed equity shares and equity oriented mutual funds. These are taxed at higher rates, often equivalent to the taxpayer's ordinary tax rate. जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या है, गेन फॉर एसेट्स हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड्स मोर देन 36 मंथ्स फॉर मोस्ट एसेट्स बट 12 मंथ्स फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स. Tax at lower rates, which are generally more favorable. Short-term capital losses, losses incurred from the sale of assets held for short periods. Long-term capital losses, losses for the sale of assets held for a longer period. रूल्स क्या है ऑफसेटिंग गेन्स और लॉसेस के? ऑफसेट शॉर्ट टर्म गेन्स विद शॉर्ट टर्म लॉसेस. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी यूज टू ऑफसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. दिस इज beneficial as STCG are taxed at higher rates and offsetting them with losses can significantly reduce the taxable income. Offset long-term gains with long-term losses. Long-term capital losses can be used to offset long-term capital gains since LTCG can tax at lower rates. This offset can still reduce the overall tax liability. अब इसी को हम कहते हैं नेटिंग प्रोसेस. नेटिंग प्रोसेस क्या है? आफ्टर ऑफसेटिंग गेन्स एंड लॉसेस ऑफ द सेम टाइम, if there is a net loss in one category, it can be used to offset the net gain in the another category. For example, short term capital losses हमारे long term capital gain में से भी offset हो सकते हैं. ये कहलाएगा हमारा नेटिंग प्रोसेस. अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. सपोज यू आर हैविंग द फॉलोइंग गेन्स एंड लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर. हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 60,000 का. तो ये पूरा का पूरा इसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा. हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा फिर कितने का? 40,000 का. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 1,50,000 का और लॉन्ग टर्म इसमें हमारा LTCG हो जाएगा कितने का? 80,000 का. सो नेट गेन्स आफ्टर ऑफसेटिंग विल बी टोटल गेन्स, जिसमें मैंने शॉर्ट और लॉन्ग को दोनों को ऐड कर लिया है. तो इस विल बी 40,000 प्लस 80,000, दैट इज 1,20,000. और अगर आप पूरा देखेंगे मतलब टोटल टैक्सेबल गेन्स हमारे हैं इस केस में कितने? 1,20,000. हम बात करेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की. इफ कैपिटल लॉसेस एक्सीड कैपिटल गेन्स, if capital losses exceed capital gains in a financial year, the excess loss can be carried forward to subsequent years, जो कि मैंने बताए थे आपको 8 years हैं. The carry forward is allowed to up to 8 years and can be used to offset future capital gains. उसको आप future capital gains को offset करने के लिए भी use कर सकते हैं. जैसे example है, suppose you have a net शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹30,000. आपके पास 30,000 रुपीज़ का लॉस चल रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में विद नो शॉर्ट टर्म गेन टू ऑफसेट. आपके पास कोई शॉर्ट टर्म गेन नहीं है उसे ऑफसेट करने के लिए. दिस ₹30,000 कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड यूज टू ऑफसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से आप ये 30,000 रुपीज़ का लॉस को रिकवर कर सकते हैं. Otherwise, it could be carried forward to for another subsequent 7 years.
Important considerations इसमें हमारी हैं टैक्स रिपोर्टिंग, प्रॉपरली रिपोर्ट ऑल गेन्स एंड लॉसेस इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। आपको हर साल अपनी ITR में चाहे आपको लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है, कोट करना है टू इंश्योर द ऑफसेट्स एंड कैरी फॉरवर्ड्स आर करेक्टली अप्लाइड, सो दैट कि ये इंश्योर किया जा सके कि आपने के कैरी फॉरवर्ड ऑफसेट कैरी फॉरवर्ड आपने करेक्टली अप्लाई करे हैं। वॉश शेल रूल, अवॉइड repurchasing the same or subsequently identical asset within a short period. जनरली 30 डेज के अंदर एक सेम सी प्रॉपर्टी को बेचकर आपको दूसरी सेम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चीज नहीं लेनी। एसेट में डिसअलाउ द लॉस डिडक्शन, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लॉस डिडक्शन को अलाउ नहीं किया जाए। Professional advice is consulting with a tax professional and can help navigate the complexities of capital gains and losses, ensuring optimal tax efficiency. ये तो उन लोगों के लिए है जिनको टैक्स प्लानिंग करना नहीं आता, जो लोग इससे केवल बेसिक राय ले रहे हैं, पर जो लोग हमारे कॉमर्स फील्ड से हैं, जो हमारे बच्चे लगातार इनकम टैक्स और टैक्स प्लानिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं ये एज अ करियर अपॉर्चुनिटी उन्हें गाइड करती हूँ कि ये इस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं, बिकॉज एवरी वन इज़ अर्निंग एंड एवरी वन इज़ इन्वेस्टिंग एंड वॉन्ट्स टू डू टैक्स प्लानिंग। So in conclusion, I want to say offsetting gains with losses is an effective tax strategy that can help investors minimize their tax liability on capital gains. By understanding the rules and careful planning the timing of asset sales, taxpayers can make the most of their investments while keeping taxes in check. Thank you. With this note, I, Dr. Charu Agrawal, signing off for the day. Thank you. For any queries, you can mail me at charu.management@tmu.ac.in, or this is my mobile number. You can reach me up, call me up. Thank you. Thank you for patient listening.